नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जैसा कि इंडियन के सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पर ब्लेम लगाया जाता है कि ये बोरोइंग है, ये बैग ऑफ बोरोइंग है, उधार का थैला है। भारतीय संविधान उधार का थैला है, जो कि अ, सही नहीं है, क्योंकि अ, किसी भी राष्ट्र के अच्छाइयों को देखना और उसके अनुरूप अपने अंदर ग्रहण करना, ये कोई उधार का थैला नहीं है। जैसा कि कुछ व्यक्ति ने मान लीजिए कि विशेषता है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत लोगों के लिए आइडियल पर्सन है, उनका फॉलोवर्स हैं, या अन्य भी व्यक्ति में कुछ विशेषता होती हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने का मतलब नहीं है कि हम उनका रीढ़ी हैं या उधार ले लिए हैं। हम लोग भी उस तरह का बनना चाहते हैं। यहाँ पर बोरोइंग से ये थॉट आ रहा है कि जो भी दूसरे देशों में, राष्ट्रों में अच्छाइयाँ हैं, उनको हम अपने अंदर लें। तो ये कोई लज्जा की बात नहीं है, या इसके लिए कोई अ, उस तरह का नहीं है कि जैसे उनको प्रॉपर्टी राइट की तरह है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका पेटेंट है। ये लिबर्टी किसी कंट्री का पेटेंट नहीं हो सकता है, ऐसा बात नहीं हो सकता है। फर्टिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि पेटेंट करा लिया है, ये हर देश अपने अंदर ला सकता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लेम लगाया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे राष्ट्रों से बोरो कर लिया गया है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि जैसा दूसरे देशों में है, हूबहू वही चीज़ हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट कर लिया है अपने राज व्यवस्था के अनुसार, यानी अपनी पॉलिटी के अनुसार और अपने गवर्नेंस के अनुसार, अपने गवर्नेंस की जो नीड है उसके अनुसार हम लोगों ने या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे जो संविधान के बनाने निर्माणकर्ता थे, उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन तथ्यों को अपने संविधान में आत्मसात, अंगीकृत और अभी आत्मर्पित किया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस पर जो ब्लेम लगाया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। हम लोग जो है अपने संविधान के अनुच्छेद पर अगर ध्यान दें, तो हमारा संविधान जो है वह बहुत डिटेल्ड संविधान है। विश्व के सबसे बृहद संविधानों में से हमारा एक संविधान है, विशालकाय संविधान है हमारे यहाँ। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल हैं, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ भी उसके साथ लगी हुई हैं। हालांकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं और अनुच्छेद 395 थे। हालांकि अब सब पाठ बढ़कर 448 अनुच्छेद, 448 आर्टिकल तक पहुंच गया है। तो ये सब जानने की बात है। ऐसे ही अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में केवल 7 ही वहाँ पर आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल्स हैं, और हमारा संविधान में बिल्कुल हर बात को लिखित कर दिया गया है, और जो लिखित नहीं है उनके लिए हम लोग प्रियम्बल से अर्थ निकालते रहते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमारा सर्वोच्च है। तो सुप्रीम पर हमारा संविधान है, और उसके अंडर में ही सरकार के सभी अंग हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो और एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सभी उसी के पार्ट हैं। तो ये हम लोग देख लिए। यानी हमारा जो संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विषय में और स्पिरिट में यूनिक है। तो संविधान से इतर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संविधान हमारा सर्वोच्च है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग और देखें
कि हमारा जो संविधान बना उसके बैकग्राउंड क्या थे। तो वैसे तो हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमारा बैकग्राउंड संविधान का शुरू हो जाता है, लेकिन विकसित रूप में जो ब्रिटिश एक्ट विकसित रूप में आया है वह यहाँ पर हमने उसको लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से जो अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा संविधान को बनाने का एक स्टार्टिंग जो दिया है वो इस एक्ट में 1935 एक्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 में पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आया। तो भारत के संविधान निर्माण में 1935 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो 1935 का अधिनियम आया था, इसके लिए अगर हम लोग आधार खोजें तो नेशनल स्ट्रगल था ही, स्वतंत्रता संघर्ष था। इसके बाद आप देखेंगे इसमें नेशनल स्ट्रगल से ही जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, गोलमेज सम्मेलन किए, इससे पहले साइमन आया, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, गोलमेज सम्मेलन हुए, और उसके बाद 1933 में वाइट रिपोर्ट आई, और इन तीनों का परिणाम 1935 का भारत सरकार अधिनियम थोड़ा डिटेल्स में हमारे यहाँ आया। इसके अतिरिक्त देखेंगे संविधान को बनाने में भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा गया। यानी देख रहे हैं भारत के संविधान को निर्माण करने में नेशनल स्ट्रगल का योगदान है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखा गया है, ट्रेडिशन को भी, परंपरा को भी ध्यान में रखा गया है, और मूल रूप से कल्चरल, फिजियोग्राफी, हर प्रकार की डाइवर्सिटी को पूरी स्थान दिया गया है। और ये सब मिलाकर दिख रहा है कि हमारा संविधान की नींव बड़ी फाउंडेशन और उसका स्पिरिट बहुत स्ट्रांगली रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग ये पॉइंट्स देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं मूल रूप से 1935 एक्ट पर, एक एक को हम लोग पकड़ के स्टडी करेंगे। देखेंगे कि 1935 अधिनियम के द्वारा हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। तो जैसा कि हम लोग प्रियम्बल में पढ़े थे कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन गया था, उसको हम लोग अंगीकृत भी कर लिए थे। अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित तीनों कर लिए थे हम लोग। तो लेकिन संविधान को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुना, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डे था। 26 जनवरी 1930 को भारत अपना 1930 में ही 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट मनाया था, जिसके चलते हम लोगों ने ऐतिहासिक डे को चुना और अपनी पूरी संविधान को 26 जनवरी 1950 से उसको इनेक्टेड कर दिया, लागू कर दिए हम लोग पूर्ण रूप में। तो ये हम लोग जानते हैं। तो जो हम लोग का भारत का संविधान बना, उसमें हम लोगों ने देखा कि 1935 अधिनियम का बड़ा रोल है। उसमें आप देखेंगे उससे बहुत सारे पॉइंट निकल के आए हैं। 1935 एक्ट से जैसे हम लोगों ने वहाँ से संघीय योजना लिया है, संघीय योजना, फेडरल स्कीम लिए, इमरजेंसी आपातकालीन जो प्रावधान है, जिसमें वायसराय का बहुत मूल रोल हो जाता है। तो आपातकालीन प्रावधान है, लोक सेवा आयोग का, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राज्यों में गवर्नर का पद है, इसी प्रकार से जुडिशरी तंत्र वहाँ से निकल के आई है, और प्रशासनिक विवरण ये 1935 से लिया गया है। तो ये इश्यूज हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग और ज़्यादा 1935 का एनालिसिस कर लें तो उसमें देखेंगे कि 1935 के एक्ट में 321 सेक्शंस थे, तो 321 सेक्शंस थे, और उसमें 10 शेड्यूल्स थे। और ये जो रिपोर्ट आया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था,
कि ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज, 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनके डिस्कशन के आधार पर और 1933 के वाइट पेपर रिपोर्ट यानी श्वेत पत्र के आधार पर और ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी यानी संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस 1935 भारतीय अधिनियम को अधिनियमित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1919 अधिनियम, भारत सरकार 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो हम लोगों ने डायटी सिस्टम्स को लाया था 1935 में, प्रांतों में, प्रोविंस में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन सेंटर में यानी केंद्र में हम लोग ने द्वैत शासन व्यवस्था, डायटी सिस्टम को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे सेंटर में द्वैत शासन व्यवस्था आ गई। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय का पद में केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित थी। जो आज के डेट में हम लोग अपने वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति में कार्यपालिका की, केंद्र की, संघ की कार्यपालिका शक्ति को निहित पाते हैं, उस समय वायसराय में कार्यपालिका की शक्ति निहित थी। इसको हम लोग गवर्नर जनरल भी कहते हैं। तो ये केंद्र की बात थी। इसी प्रकार से राज्यों में देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। तो ये व्यवस्था दिया गया 1935 में। इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि फेडरल जो स्कीम है, इसमें 2 प्रकार की केंद्र में सदन थे, हाउस थे, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्यसभा जिसको हम लोग कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की व्यवस्था थी, इसको अपर हाउस कहा जाता था। इसमें 260 मेंबर होते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे राज्यसभा में 1935 के अधिनियम के द्वारा 260 सदस्य होते थे, जिसमें 156 ब्रिटिश इंडिया से चुने जाते थे, जबकि 101 जो हैं वो प्रिंसली इंडियन स्टेट से चुने जाते थे। तो बाकी शेष मनोनीत होते थे। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट की व्यवस्था थी, अपर हाउस थी, और जिसकी नियुक्ति टेन्यूर जो था 3 साल का होता था। जैसे अभी 6 इयर्स का है, तो उस समय 3 साल का होता था टेन्यूर। इसी प्रकार से जिसको जो हम लोग का लोअर हाउस था, उस समय उस हाउस को फेडरल असेंबली कहा जाता था, संघीय सभा कहा जाता था। यानी लोकसभा के तरह 1935 अधिनियम के द्वारा संघीय सभा होती थी, तो जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, और जिसमें देखेंगे कि 250 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से चुन के आते थे, जबकि 125 सदस्य प्रिंसली स्टेट से चुन के आते थे। तो ये व्यवस्था थी इनकी। प्रांतों को प्रांत में देखेंगे कि डायटी सिस्टम समाप्त कर दिया गया था। बहुत मामलों में उनको इंटरनल मामले में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी, विशेषकर विधायिका के संदर्भ में, जबकि एक्सटर्नल पावर केंद्र सरकार देखता था। तो यानी एक्सटर्नल पावर जो वैदेशिक संबंध है उसको फेडरल गवर्नमेंट देखता था, यानी केंद्र सरकार देखती थी। तो ये सब बातें थी। उसमें आप देखेंगे 1935 अधिनियम में ही 3 लिस्ट की बात आई है, जिसको हम लोग केंद्रीय सूची, उसको हम लोग फेडरल लिस्ट कहते हैं, केंद्रीय सूची। उसमें 59 आइटम्स था। जैसे अभी वर्तमान में आपको पूछ दिया जाए तो 99 आता है, उस समय 59 था। इसी प्रकार से प्रोविंशियल लिस्ट जो राज्य सूची थी, उसमें आप देखेंगे कि उस समय 54 आइटम्स थे राज्य के कार्य क्षेत्र, उसमें 54 थे, जबकि अभी वर्तमान में 61 है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 61 है। इसी प्रकार से जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें 36 आइटम थे, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते थे। तो अभी वर्तमान में आपका देखेंगे तो 52 है, जो वर्तमान से अगर हम लोग कंपेरिजन कर लें।
तो ये, और इस समय आप देखेंगे कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देख लें अगर यहाँ से, तो आपको आर्टिकल 246 में ये तीनों सूचियाँ मिल जाएंगी। सूचियाँ कभी स्रोत नहीं होती हैं, सूचियाँ भी अनुच्छेद में ही खोजी जाती हैं। तो आर्टिकल 246 में अभी वर्तमान का भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 में ये तीनों आप सूचियों को पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने वहाँ से लिया है, 1935 एक्ट से लिया गया है। इसी के साथ साथ इमरजेंसी आने पर केंद्र सरकार जैसे अभी डोमिनेटेड हो जाती है, अगर मान लीजिए कि भारत में इमरजेंसी आ जाए, या तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए या कोई अन्य आधार पर इमरजेंसी लगा दी जाए, तो उस समय केंद्र सरकार ही प्रभावकारी हो जाता है। तो राज्यों की क्षमता सीज हो जाती है इमरजेंसी प्रावधान में। तो वहीं से आया है। लोकसभा आयोग का ये प्रावधान 1935 एक्ट में दिया गया था। स्टेट में गवर्नर बनाया गया, जैसा कि आज का गवर्नर देख रहे हैं ऐसे ही 1935 के भी एक्ट में था। वहाँ आप देखेंगे जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो हेड प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके सलाह से जो वायसराय होते थे वो प्रांतों में गवर्नर चुनते थे। तो ऐसा ऑफिस ऑफ गवर्नर स्टेट का पद भी वहाँ पर है। जुडिशरी की व्यवस्था की गई, न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई, प्रशासनिक विवरण दिया गया कि कौन किसका क्षेत्र रहेगा, राज्य का क्या क्षेत्र रहेगा, किस पे राज्य कितनी कौन कौन से प्रोविजंस पर राज्य सरकार प्रशासन करेंगी और कौन कौन से पर केंद्र करेगा, कौन कौन से पॉइंट्स पर दोनों करेंगे। तो इस तरह का 1935 के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इशूज़ भारतीय संविधान में ले लिया गया था, क्योंकि ये हम लोग इससे वाकिफ़ हो चुके थे, पहले से ही हम लोग इस पर काम कर रहे थे। अब जरा हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ब्रिटिश से लेते हैं कि हम लोग इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्राप्त किए, क्योंकि हम लोगों पर शासन ब्रिटेन कर रहा था, तो हम लोग ब्रिटेन के कॉलोनियल थे। तो क्या है कि उनके सिस्टम से हम लोग पहले से ही प्रभावित थे, और इस तरह से हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी लंबा समय बिता लिए थे, तो हम लोग उससे वाकिफ़ भी थे, जिससे कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जो कि हमारे राज व्यवस्था यानी पॉलिटिक के लिए और गवर्नेंस यानी सरकार के लिए पहले से ही सुविधाजनक थी, हमारे अनुकूल थी, तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ चीज़ों को ले लिया है और अपने अनुरूप ढाल लिया है। जैसे आप देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से हम लोगों ने इंग्लैंड से संसदीय स्वरूप ले लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप पहले से ही धीरे धीरे विकसित हो रही थी, और हम लोग इसका पहले से ही देख रहे हैं लगातार। हम लोग 1891 से धीरे धीरे संसदीय स्वरूप सीमित मात्रा में शुरू हुआ था, जो कि 1935 तक बेहतर हो गया था। तो इससे हम लोग पहले से समझ रखते थे इस सिस्टम में, इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री संसदीय स्वरूप को ले लिया, जहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, और प्राइम मिनिस्टर के लीडिंग से अन्य मिनिस्टर चुने जाते हैं, और इसमें देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ही इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट का हेड होता है, जबकि वायसराय या जो हमारा अभी प्रेसिडेंट है, वायसराय की जगह प्रेसिडेंट आ गए हैं, वो हमारे नॉमिनल हेड हैं, औपचारिक प्रधान हैं। हालांकि देखते हैं हम लोग उसमें लिखा रहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वो औपचारिक प्रधान है, नॉमिनल हेड है। मूल रूप से जो फंक्शन में है वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है। यही पार्लियामेंट्री फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रधानमंत्री ही मुख्य सरकार का कार्यभार देखता है। तो ये हम लोग देख लिए, ये वहाँ से आया है इंग्लैंड से। इसी प्रकार से आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने यहाँ लिखा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हमारे यहाँ डिसीजन दी जाती है।
जो कि बाद में देखेंगे कुछ विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका से आयात कर ली गई। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो इंग्लैंड से हम लोगों ने आयात किया गया है कि जो भी कानून में लिखा है उसी के हिसाब से फैसला दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन होगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण बताता है। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद ये जो आर्टिकल 14 है ये भी हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो बताता है ब्रिटेन से लिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हमने बात किया है आइडिया ऑफ द सिंगल सिटीजन। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, कोई अलग अलग प्रांतों की नागरिकता नहीं दी गई है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं दी गई है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए जरूरी भी है। यहाँ प्रांतीय या राज्य भावना न आकर राष्ट्रीय भावना है। तो उसमें ये आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन सभी भारत के निवासी भारत के नागरिक हैं, कोई स्पेशल राज्य के नागरिक नहीं हैं बल्कि वो राज्य के निवासी होते हैं। तो ये भी ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। इसी प्रकार से देखेंगे रीट जो है जो कि अनुच्छेद 32 में हम लोग पाएंगे, आर्टिकल 32 में है रीट। तो रीट जो है ये भी देखेंगे वहाँ से हम लोगों ने लिया इंग्लैंड से, जो कि वो संविधान की आत्मा कहलाती है। अम्बेडकर साहब ने इसको बताया भी है कि आर्टिकल 32 संविधान की सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है, क्योंकि उसमें से 5 प्रावधान हैं जो कि हर नागरिक के लिए अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा संविधान ही बेकार होगा। जिसमें आप देखेंगे हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार हो जाए तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। मैंडमास है जिसको हम लोग परमादेश कहते हैं, जिसमें चाहे वो लोअर कोर्ट्स के जज हों या कोई अधिकारी हो, वो अपना काम करने से अपने दायित्व का निर्वहन करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके लिए परमादेश जारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोहिबिशन प्रतिषेध की बात है इसमें कि यदि लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रुकवा कर अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। यदि उनके क्षेत्र का नहीं है लोअर कोर्ट का तो खुद से सुनवाई कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, या सर्टियरी जिसको उत्प्रेषण कहते हैं। यदि कोई डिसीजन लोअर कोर्ट दे दिया गया तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं और खुद से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्यू वारंट की व्यवस्था की गई है रीट में, जिसको हम लोग अधिकार परीक्षा कहते हैं। इसके द्वारा पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत किसी काम को कर रहे हैं, और यदि उनका वाजिब नहीं है तो उनको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से रीट की भी प्रावधान हमारे संविधान में जो किया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसके तहत देखेंगे कि अनुच्छेद 32 और 226 दो नाम भी आते हैं। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट के लिए रीट जारी करती है, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाईकोर्ट जारी करते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का कुछ ज़्यादा ही पावर है, वो सामान्य प्रावधानों पर भी रीट जारी कर सकती है। तो ये सब हम लोग ब्रिटेन से देख पाए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे स्पीकर की जो पद है जो कि इस समय बहुत चर्चा में रहता है। मणिपुर का केस देखिए, वहाँ स्पीकर का क्या रोल है। अभी राजस्थान का स्पीकर का मुद्दा चल रहा है, जहाँ पर उनके प्रोविज़न से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वो आ गया, अलग प्रावधान आ रहा है। तो यहाँ पर स्पीकर का इंस्टीट्यूट भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया गया है। तो करंट का इशू है, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान रखें। स्पीकर का क्वेश्चन आपके आगे के एग्जामों में आ सकता है यहाँ से। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार से कानून बनाने की प्रक्रिया, तो ये भी इंग्लैंड से लिया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्सिव है हमारे इंडिया में।
तो इस तरह से ये हम लोग इंग्लैंड के संविधान से ये सब लिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यूएसए से देखते हैं। तो यूएसए से हम लोग प्रियम्बल लिए, जैसे वी पीपल ऑफ यूएसए था, ऐसे ही हमारे संविधान में वी पीपल ऑफ इंडिया है। तो प्रस्तावना की भावना हम लोग अमेरिका से लिए हैं। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की जो बात है, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक देखेंगे, ये सभी प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 6 फंडामेंटल जो राइट्स है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार लिए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो आपका 12 से ही शुरू हो जाता है। द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब जितने भी हैं, ये हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका के संविधान से। जबकि रीट हम लोग देखे थे, ये इंग्लैंड के भी संविधान में प्रावधानिक था, हम लोगों ने वहाँ से रीट भी लिया है। इसी प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन, जो हम लोग का आर्टिकल 13 उससे रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो ये सब हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। इसी प्रकार से देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का संघीय स्वरूप, ये हम लोगों ने वहाँ से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, ये अमेरिका से हम लोग लिए। प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी जो ऐसा हम लोग का राष्ट्रपति होता है, आर्म फोर्सेस का सर्वोच्च कमांडर है, तो ये भी अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो कानून का समान संरक्षण किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ये भी आप देखेंगे आर्टिकल 14 में है, और ये अमेरिका से लिया गया है। जबकि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वल, आप देखेंगे कानून के समक्ष समता है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉज, कानून के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और दोनों ही आर्टिकल 14 में है। विधि का समान संरक्षण, ये आप देखेंगे विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ लिया है। इसी प्रकार से देखेंगे, आप देखेंगे जैसे हम लोग राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, इनके लिए हम लोग महाभियोग का प्रावधान करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग हम लोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाते हैं। तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा अमेरिका में प्रावधान है, वैसे उसी तरह का प्रावधान हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए 61 में प्रावधान है उनके लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग 124(4) अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये सब हम लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि महाभियोग किस प्रकार से प्रोसेस लगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इम्पीचमेंट भी जोड़ लेंगे, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ इम्पीचमेंट भी पॉइंट्स हम लोग एक मेंशन कर लें। इम्पीचमेंट, महाभियोग है,
राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इन लोगों के विरुद्ध लाया जाता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट हम लोग इधर देखिए। अब आते हैं हम लोग कनाडा को जरा सा देखें, कनाडा से क्या क्या लिया गया है यहाँ पर देखिए। तो हमारे यहाँ जो अर्ध संघीय सरकार है, विशुद्ध रूप से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर कई मामलों में स्ट्रॉन्ग है। तो सेंट्रल डोमिनेटेड हमारे यहाँ कंट्री में और देश की आवश्यकता थी। देश को कई ऐसे प्रोविज़न हैं हमारे सरकार में, हमारे संविधान में, जिसके कारण देश को अगर मजबूत रखना है तो वहाँ पर केंद्र को डोमिनेट रखा जाएगा। और इस संदर्भ में सेंट्रल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे यहाँ क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अर्ध संघीय सरकार हम लोगों ने कनाडा के तरह रखा है। तो ये ध्यान देने की बात है। इसी प्रकार से रेसिडुअल पावर, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 248 में रखा गया है, 248 अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जिस पर भारत में देखेंगे केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। वहीं रेसिडुअल पावर अगर अमेरिका को हम लोग देख लें तो वहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने केंद्र को ही रेसिडुअल पावर दिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो रिमेन बच जाएँ। तो यहाँ केंद्र को डोमिनेट बनाया गया है। इसी कारण ये हमारा जो देश है संघीय न होकर अर्ध संघीय है, जिसमें केंद्र को ज़्यादा डोमिनेटेड किया गया है। तो ये रेसिडुअल पावर आर्टिकल 248 हम लोग देख लिए। इसी प्रकार से देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर 246 में हम लोग चले जाते हैं, आर्टिकल 246, और वहाँ पर आप देखेंगे सूचियों का डिविजन्स है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये तो बहुत व्यापक हो गया। इसमें विधायिका की भी बात आएगी, प्रशासनिक भी आएगी और वित्तीय पावर भी आ जाएगा। तो काफ़ी आपका 245 से लेकर 293 तक चला जाएगा, फाइनेंशियल तक आ जाएगा। तो बहुत बड़ा कवरअप है यहाँ पर आर्टिकल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग का जो केंद्र और जो राज्य का संबंध है, उसमें राज्य केंद्र के सबऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि हम लोग पाते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों अपनी जो शक्ति है संविधान से प्राप्त करते हैं, न कि केंद्र से राज्य सत्ता प्राप्त कर रहा है। इसके लिए आप बहुत बड़ा मतलब आप काफ़ी भाग देखेंगे, भाग 13 तो उससे रिलेटेड है। इसमें विधायिका, प्रशासनिक और आप देखेंगे जुडिशियरी, फाइनेंशियली जुडिशरी तो इंटीग्रेटेड है भारत का, न्यायपालिका भारत का इंटीग्रेटेड है सेंट्रल से लेकर लोअर तक। जबकि जिसकी विधायिका और प्रशासनिक और वित्तीय संबंध में डिटरमाइन किया गया, बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि कहाँ आपका एरिया है, कहाँ सेंट्रल का है, कब सेंट्रल डोमिनेट होगा। हर कंडीशन में सेंट्रल डोमिनेट नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद के प्रावधान हैं, जिसको केंद्र राज्य संबंध में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये भी कनाडा से केंद्र राज्य संबंध अगर आ जाए, कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। जबकि उसी केंद्र राज्य संबंध में ही एक समवर्ती सूची भी है, जो आर्टिकल 246 में आता है। वो अगर कभी कंकरेंट लिस्ट आएगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। तो कंकरेंट लिस्ट की जब भी बात आएगी तो आपको वहाँ से बदलना है। देखिए वही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात आती है तो हम लोग 1935 में चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बिना एक जगह पढ़ लिए तो वहीं से तुरंत लगा दिया जाए। तो जब इस तरह की सूचियों की बात आएगा तो आप देखेंगे 1935 में प्रावधान किया गया है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केंद्र और राज्यों की जहाँ रिलेशन की बात आएगी, समवर्ती सूची की बात आएगी, जिसमें विधायिका, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों का संबंध का जब भी बात हम लोग केंद्र और राज्य का करते हैं तो वो हम लोग कनाडा से लिए गए हैं। तो ये हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं आयरलैंड को देखते हैं। आयरलैंड यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। तो आयरलैंड में अगर आप देखें
तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल को ले लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको हम लोग करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम लोग जानते हैं कि उसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, इसमें आर्थिक न्याय की भी बात की गई है, गांधीवादी विचारधारा इसमें है, और इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि उदारवादी बौद्धिक विचार भी है। इसी में आप देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात की गई है। तो राज्य का नीति निर्देशक में और देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से, न्यायपालिका से अलग अलग तीनों को ब्रांच किया गया है। तो ये सब मिलके लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स बनाते हैं। उदारवादी बौद्धिक निदेशक है ये। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सब बातें की गई हैं, पर्यावरण का संरक्षण की बातें की गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, गांधीवादी, उदारवादी इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, उदारवादी बौद्धिक निर्देशन भी किया गया है। इसमें हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डिटेल्स में जाकर ध्यान दें, पढ़ें तो समझ में आता है। बहुत डिटेल्स में इसमें आपको बताया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। या राज्यसभा में हम लोग 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ये भी आप देखेंगे कि आयरलैंड से लिया गया है। तो ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग आते हैं फ्रांस से। देखें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ले लिया गया है। तो वहाँ से आप देखेंगे रिपब्लिक का पद ले लिया गया है, गणराज्य ले लिया गया है। गणराज्य का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री का हेड होगा वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। तो रिपब्लिक पद वहाँ से लिया गया है। इसी प्रकार से आइडियल यानी आदर्श आप देखेंगे लिबर्टी, स्वतंत्रता का, इक्वलिटी, समता और भाईचारा, जो कि प्रेम्बल में ये तीनों वर्ड्स आते हैं, प्रस्तावना में आते हैं। इन तीनों का आदर्श हम लोग फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो फ्रांस से भी हम लोग समझ पाए। इसी प्रकार से हम लोग यूएसएसआर को देख लें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया को हम लोग देखें। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिकल 51A हम लोग का है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, तो ये हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया है, यानी रसिया से लिया है हम लोग। इसी प्रकार से प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग जानते थे कि नीति आयोग से पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन ले आए थे, जिसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग करते थे। तो ये सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम लोग जो लिए हैं, यानी प्लानिंग जो करते थे, वो हम लोग का रसिया के संविधान से लिया गया है। नियोजन अभी भी चल ही रहा है। नीति आयोग भी बन जाने के बाद भी आप देखेंगे बॉटम टू अप, ये भी एक प्रकार का प्लानिंग ही है। तो ये जो बॉटम टू अप प्लानिंग भी है, ये इसको भी हम लोग प्लानिंग ही कहेंगे एक प्रकार का। पहले प्लानिंग में अप टू बॉटम था, अब बॉटम टू अप कर दिया गया है। तो प्लानिंग की जो निहित भावना है वो हम लोगों ने रसिया से लिया है। बाकी हम लोग अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह के चीज़ें हम लोग देख पाएँ। अब जरा सा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया। तो पहले ही हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट की लिया है बात, यानी ऐसे प्रावधान जिसको केंद्र सरकार भी कानून बनाए और राज्य सरकार भी। तो ये हम लोग और देखते हैं कि केंद्र और राज्य में अगर झगड़ा हो जाए उस सूची पर, तो सेंट्रल का वरीयता रहता है। पर इसके अंदर भी कई प्रावधान हैं, हर वक्त सेंट्रल का ही नहीं होगा। अगर उसको प्रेसिडेंट ने सेंक्शन कर दिया है तो फिर राज्य ने भी बनाया है तो उसको माना जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड का मतलब ये होता है किसी चीज़ को सेलिंग करना, तो ये ट्रेड हो गया। कॉमर्स का मतलब है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये आप देखेंगे आर्टिकल 301 से लेकर भारत के संविधान के आर्टिकल 301 से 307 में विस्तृत रूप से दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता इंट्रा स्टेट की और इंटर स्टेट की, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे यहाँ दिया गया है,
इसमें आप देखेंगे अगर पढ़िएगा विस्तार से तो इसमें आएगा कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब होता है कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह भी करना। तो ये सब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस तरह की भावना है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर to make laws for the implementation of treaties even on the matters of the outside normal federal jurisdiction, यानी समान संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी या संधियों को लागू करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है। यानी अगर कोई ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसे राज्य से प्रभावित भी हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेंट्रल को ज़्यादा पावर है कोई ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करा देना। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है, या संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर यानी इंटरनेशनल इश्यूज के मामले पर अमेरिकी सरकार का पावर है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया से हम लोग देख पाए। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका से अगर हम लोग देखें तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे राज्यसभा का चुनाव जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, हम लोग ये भी साउथ अफ्रीका से लिए हैं। जर्मनी में अगर हम लोग देखें तो जर्मनी से हम लोग आपातकालीन शक्तियाँ लिए हैं। अगर देश में आपातकालीन शक्ति लागू हो जाती है तो उसके लिए आप देखेंगे संघ सरकार ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। इसी प्रकार से इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाना, ये भी हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। और जापान से हम लोग देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वहाँ ब्रिटेन से भी है और जापान से भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कशन किया। और आप देखेंगे अम्बेडकर बोलते भी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया है कि जो हमारा संविधान जो विभिन्न जगह से लिया गया है वह इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एसेम होने की कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने उधार ले लिया है। इसको हम लोगों ने अपने अनुकूल, अपने देश हित में लिया गया है और इस पर हमारा पेटेंट राइट्स किसी देश का नहीं है जिसको हम लोग अपने यहाँ लागू कर लिए हैं। इस प्रकार से हम लोग भारतीय संविधान का स्रोत समझ पाए और मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही आपका ये टॉपिक से फ़ायदा होगा। थैंक यू।